Let's my कानूनी पेज। लेट्स माइक कानूनी पेज पर मैं अब्दुल हनीफ और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं राजस्थान हाई कोर्ट से जुड़ी एक बड़ी खबर और सुप्रीम कोर्ट के नए ताज़ा तरीन फैसले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। राजस्थान हाई कोर्ट से जुड़े वकीलों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अब राजस्थान हाई कोर्ट की जोधपुर स्थित प्रिंसिपल बेंच और जयपुर बेंच में हर महीने 2 शनिवार को भी नियमित रूप से अदालती काम होगा। न्याय में देरी जो वर्षों से आम जन की सबसे बड़ी चिंता रही है, उसे कम करने की दिशा में राजस्थान हाई कोर्ट ने यह ऐतिहासिक कदम उठाया है। यह फैसला न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश की न्यायिक व्यवस्था के लिए एक मिसाल माना जा रहा है। इस निर्णय के साथ राजस्थान हाई कोर्ट देश का पहला हाई कोर्ट बन गया है जिसमें नियमित रूप से हर महीने के 2 शनिवार को अदालती काम करने का फैसला किया गया है। यह महत्वपूर्ण फैसला जैसलमेर में आयोजित राजस्थान हाई कोर्ट की फुल बेंच में लिया गया। इस बैठक की अध्यक्षता राजस्थान हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा ने की। सूत्रों के अनुसार यह निर्णय देश के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पहल पर लिया गया है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस की ओर से देश के सभी हाई कोर्ट को एक लेटर भेजा गया था जिसमें हाई कोर्ट की कार्य दिवस बढ़ाने और लंबित मामलों के बोझ को कम करने के लिए गंभीरता से विचार करने का आग्रह किया गया था। इसी लेटर में चर्चा के बाद राजस्थान हाई कोर्ट की फुल बेंच ने सर्वसम्मति से अगले वर्ष की न्यायिक कैलेंडर में संशोधन का निर्णय लिया है। इस संशोधन के बाद राजस्थान हाई कोर्ट के वार्षिक कार्य दिवस 210 से बढ़कर 230 दिन हो जाएंगे। यानी अब हाई कोर्ट को हर साल करीब 20 एक्स्ट्रा वर्किंग डेज मिलेंगे जो कि नियमित रूप से मामलों की सुनवाई के लिए ज़्यादा लाभकारी होंगे। न्यायिक विशेषज्ञों का मानना है कि इससे हजारों लंबित मामलों का तेजी से निस्तारण होगा। राजस्थान हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट्स का मानना है कि यह फैसला ऐतिहासिक है। अदालतें बढ़ती केस पेंडेंसी के कारण पहले से ही दबाव में है। इसके एडिशनल वर्किंग डेज मिलने से न केवल मामलों का निस्तारण तेजी से होगा बल्कि आम जनता का न्याय व्यवस्था पर भरोसा भी मजबूत होगा। फुल बेंच की बैठक में एक और अहम फैसला लिया गया है। जयपुर और जोधपुर में मजिस्ट्रेट लेवल के एक एक सायंकालीन न्यायालय को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू करने का भी निर्णय लिया गया है। इसका मतलब है कि अब जयपुर और जोधपुर में मजिस्ट्रेट लेवल पर एक एक शाम के वक्त कोर्ट्स लगाई जाएगी। इन न्यायालयों में शाम के समय मामलों की सुनवाई होगी जिनमें दिन भर काम काज में व्यस्त रहने वाले आम नागरिकों को बड़ी राहत मिल सकेगी। शाम के वक्त लगने वाली कोर्ट्स की व्यवस्था और प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर आगे के निर्णय लेने के लिए एक स्पेशल कमेटी गठित की गई है। इस कमेटी में राजस्थान हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी शामिल हैं। शाम की कोर्ट शुरू होने से खासतौर पर छोटे मामले, ट्रैफिक, चेक बाउंस जैसे मामलों में और इनके निस्तारण में तेजी आएगी। ये आम आदमी के लिए एक लाभकारी कदम साबित होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि मूल्यांकन का आखिरी चरण पूरा हो जाने के बाद चयन मानदंडों में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने वनपाल भर्ती के लिए इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन क्राइटेरिया में किए गए बदलाव से इफेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए एक एडिशनल पोस्ट बनाए जाने के हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध जम्मू एंड कश्मीर सर्विस बोर्ड की अपील पर सुनवाई कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इंटरव्यू खत्म होने के बाद सिलेक्शन क्राइटेरिया में चेंज करना कुछ उम्मीदवारों की पात्रता को गैरकानूनी रूप से कमजोर करता है। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने कहा कि हमारे विचार में साक्षात्कार के बाद चयन मानदंडों में परिवर्तन को उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा स्वीकार नहीं किया गया जो कि उचित था। जम्मू कश्मीर सेवा चयन बोर्ड ने 38 वनपाल पदों के लिए अधिसूचना जारी की जिसमें केवल विज्ञान विषय के साथ 10+2 और निर्धारित शारीरिक मानदंडों की आवश्यकता थी। भर्ती नियमों के अभाव में बोर्ड ने एक मूल्यांकन योजना तैयार की
जिसके तहत वानिकी में बीएससी डिग्री के लिए 25 अंक दिए गए। हालांकि साक्षात्कार के बाद बोर्ड ने 3 वर्षीय डिग्री के लिए 20 अंक और 4 वर्षीय डिग्री के लिए 25 अंक निर्धारित करने के मानदंड में बदलाव किया। इस बदलाव के कारण प्रभावित हुए उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में इसे चैलेंज किया, जहां उन्होंने तर्क दिया कि इंटरव्यू के बाद बोर्ड मानदंड नहीं बदल सकता, खासकर जब जब दोनों डिग्रियां मान्यता प्राप्त थी और उम्मीदवार न्यूनतम पात्रता मानदंडों को पूरा करते थे। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने उन उम्मीदवारों की रिट याचिका खारिज कर दी, जिसके खिलाफ डीबी में अपील की गई। डिवीजन बेंच ने यह मत व्यक्त किया कि चयन प्रक्रिया पूर्ण हो जाने और केवल चयनित उम्मीदवारों की सूची तैयार किए जाने के बाद मूल्यांकन मानदंडों में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए था, विशेषकर तब जब वनपाल पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता केवल विज्ञान विषय के साथ 10+2 थी। डिवीजन बेंच के निर्णय को चुनौती देते हुए बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की। विवादित आदेश को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि बोर्ड द्वारा डिग्री को 3 वर्षीय और 4 वर्षीय पाठ्यक्रमों में विभाजित करने का निर्णय इंटरव्यू यानी मूल्यांकन के आखिरी चरण के पूरा होने के बाद नियमों में परिवर्तन था। सुप्रीम कोर्ट ने तेज प्रकाश पाठक वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2024 के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि हमें पता चला है कि साक्षात्कार समाप्त होने के बाद उम्मीदवारों का चयन प्रक्रिया में अपनी भागीदारी पूरी करने के बाद मूल्यांकन प्रक्रिया में बदलाव किया गया था, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह बदलाव उम्मीदवारों के अनुरोध पर किया गया। हमारी राय में इस तरह के बदलाव को पारदर्शी नहीं कहा जा सकता और ये तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता केवल विज्ञान विषय के साथ 10+2 थी और उम्मीदवार के शारीरिक गुणों पर अधिक जोर दिया गया था, जिसमें मौखिक परीक्षा भी शामिल थी। इसलिए हमारी राय में साक्षात्कार यानी इंटरव्यू होने के बाद चयन मानदंडों में बदलाव को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच द्वारा स्वीकार नहीं कर सही किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के एक मामले में 3 व्यक्तियों की आजीवन कारावास की सजा रद्द करते हुए मामले को वापस ट्रायल कोर्ट में भेज दिया, ताकि धारा 313 सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज करने की स्टेज से फिर से कार्रवाई शुरू की जा सके। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों को उनके खिलाफ लगे प्रत्येक आरोप का उचित जवाब देने का अवसर नहीं दिया गया। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने पटना हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द करते हुए कहा कि निष्पक्ष सुनवाई की अनिवार्य आवश्यकताओं में से एक यह है कि अभियुक्तों को अभियोजन पक्ष द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों और दावों का खंडन करने का पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। यह पर्याप्त अवसर कई रूपों में हो सकता है, चाहे वे वकील के माध्यम से हो, पर्याप्त प्रतिनिधि हो, या गवाहों को बुलाकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर हो, या फिर अपने शब्दों में अपने खिलाफ लगाए गए प्रत्येक आरोप का उत्तर देने का अवसर हो। अंतिम स्थिति धारा 313 सीआरपीसी के तहत आती है। उच्च न्यायालय ने इस फैसले में निचली अदालत द्वारा अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने के फैसले को बरकरार रखा था, जो धारा 313 सीआरपीसी का घोर उल्लंघन था, जिसे न्यायालय ने निष्पक्ष सुनवाई की गारंटी का गंभीर उल्लंघन माना। हाईकोर्ट द्वारा उनकी दोष सिद्धि को बरकरार रखने के फैसले से असंतुष्ट होकर तीनों दोषियों ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया। मुख्य रूप से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के उल्लंघन का हवाला दिया। न्यायालय ने पाया कि प्रक्रिया में गंभीर खामियां थी, जैसे कि आरोपियों से पूछे गए प्रश्न सामान्य, सतही और औपचारिक रूप के थे। तीनों बयान हूबहू थे, जो यांत्रिक पूछताछ का संकेत देते थे। 4 में से केवल 2 प्रश्न ही अभियोजन पक्ष के आरोपों से संबंधित थे और आरोपियों से कोई विशिष्ट दोषी ठहराने वाले साक्ष्य, परिस्थितियां या गवाहों के बयान नहीं पूछे गए। न्यायालय ने पाया कि बयान मुकदमे की दयनीय स्थिति को दर्शाते हैं। तीनों व्यक्तियों के बयान एक जैसे हैं। ऐसे बयान न्यायालय ने धारा 313 सीआरपीसी का पालन न करने को कानून के मूलभूत सिद्धांतों का पालन करने में न्यायालय की घोर विफलता करार दिया। अभियोजन पक्ष को हर हाल में दोष सिद्धि की मांग नहीं करनी चाहिए, बल्कि न्याय के हित में काम करना चाहिए। इसके अलावा न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की पक्षपातपूर्ण भूमिका पर असंतोष व्यक्त करते हुए इस बात पर जोर दिया कि अभियोजन पक्ष का काम हमेशा हर हाल में दोष सिद्धि की मांग करना नहीं है, बल्कि न्यायालय के अधिकारी के रूप में न्याय के हित में काम करना उनका परम कर्तव्य है।
ये देखना हमारे लिए उतना ही चिंताजनक है कि अभियुक्तों को दोष सिद्ध कराने की लालसा में अभियोजन इस धारा के तहत अभियुक्तों की जांच कराने में न्यायालय की सहायता करने के अपने कर्तव्य की भी अवहेलना कर देते हैं। अभियोजक न्यायालय का एक अधिकारी होता है और न्याय के हित में काम करने का उसका गंभीर कर्तव्य होता है। वे बचाव पक्ष के वकील के रूप में काम नहीं कर सकते, बल्कि राज्य के लिए काम करते हैं, जिसका एकमात्र उद्देश्य अभियुक्तों को सजा दिलाना होता है। तो ये थे सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास फैसले। फिलहाल लेट्स माइक के कानूनी पेज पर इतना ही। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ताज़ा तरीन फैसलों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो ज़रूर कीजिए। अगर आपको किसी खास विषय पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के लेटेस्ट फैसलों की तलाश है तो हमें ज़रूर लिखिए। हमें आपकी कानूनी मदद करने में खुशी होगी। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।